हमने मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। हैव यू सॉल्व दैम? पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो उसको। क्या थे क्वेश्चन, डिस्कस करनी है तो। हमजा, यशिका, कोई भी अपडेट करो, क्या थे क्वेश्चंस? The first question was sin curly brackets x. एक सेकंड। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? Yes, sir. मैं डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना था। Yes, sir. ओके, तो चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डोमेन आप बताइए सबसे पहले। डोमेन की सारी कंडीशंस आपको पता है? हाँ जी, तो डोमेन की कंडीशन अगर लगाते हैं, so we know there are two conditions for domain, there are two universal conditions for domain. क्या कोई लग सकती है? No, sir. और साइन की और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती, तो डोमेन तो होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, whatever you want to put the value of x you can put that. So domain तो होगा all real numbers. Now coming to range, So sin of fractional x का greatest integer function, मतलब अगर square brackets है तो greatest. yes. अच्छा, ये है क्वेश्चन। ओके, कूल। तो ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तब भी देखो डोमेन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ही तो जीआईएफ का और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और ना ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अपना कोई डोमेन नहीं है। साइन का भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स था। व्हाटएवर यू वांट टू पुट इन साइन, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इनपुट टू साइन, यू कैन डू दैट। एंड सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एज वेल एज जीआईएफ। तो कमिंग टू द पार्ट ऑफ डोमेन, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, डोमेन विल स्टिल बी ऑल रियल नंबर्स। रेंज के केस में हमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। यहाँ पे देखो साइन का इनपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि व्हाटएवर वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिव्स यू, यू गोना यूज दैट फॉर साइन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आप एक्स को जो चाहे रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। तो अभी हो क्या रहा है कि अभी साइन को जो इनपुट मिल रहा है वो 0 से लेकर 1 तक मिल रहा है। नो 0 से 1 तक नंबर्स है, तो नंबर्स हो गए ना, नंबर्स यानी कि रेडियंस। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखो तो 1 रेडियन इज समवॉट इक्वल टू 57.6 डिग्री। बस आपको रफ वैल्यू याद रखनी है, आपके कैलकुलेशंस के लिए इजी रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 तक वैल्यू देगा, यानी कि साइन के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो 0 से 1 तक ही जाएगी। व्हाटएवर यू वांट टू पुट एक्स, लेट्स से आपने एक्स को π/2 पुट कर, π/2 का मतलब अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें तो 1.57 के अराउंड एक्स की वैल्यू आएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया 0.57, यानी कि साइन के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 0.57। अब ये नंबर जा रहा है तो इसलिए मतलब रेडियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, साइन 0.57 रेडियन। तो यानी कि हमें इस पे ही साइन अप्लाई कर देना चाहिए दोनों तरफ, तीनों तरफ। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स is greater than equal to sine of 0 is less than sine 1,
साइन 1 का मतलब साइन 57 डिग्री के आसपास कुछ, या साइन 60 डिग्री, वट एवर यू वांट टू यूज, जो भी आपको याद रह जाए वो आप यूज कर सकते हो। साइन 60 भी चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू साइन 0 से लेकर साइन 1 तक होगी। साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0, और साइन 57 की वैल्यू जो भी होगी 1 से तो कम ही होगी ना। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का मतलब हुआ 1.7/2 0.85, चलो 0.85 भी नहीं तो नियरली 0.8283 कुछ ऐसी होगी ना लगभग। अब मैंने ऐसे क्यों लिख रहा हूँ इसको, टू गेट यू द पर्सपेक्टिव कि हम कर क्या रहे हैं। हम GIF लेने वाले हैं इस वैल्यू का, तो हमें ये पता होना जरूरी था कि साइन 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये देखो हमने बेसिकली साइन के अंदर जो इनपुट दिया है वो 0 से लेकर 1 तक दिया, 1 रेडियन तक। 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री तक, तो 0 से लेकर 57 डिग्री तक हमने साइन के अंदर वैल्यूज दी। और आप जानते हो साइन का नेचर भी, आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस तरीके से बिहेव करता है। साइन 0 से स्टार्ट होता है और फिर बढ़ता जाता है 90 डिग्री तक, 1 तक जाता है। हम तो 90 तक भी नहीं लेके जा रहे, हम तो सिर्फ 57 डिग्री तक लेके जा रहे हैं उसको। यानी कि साइन 0 से लेकर साइन 1 तक जब हम इनपुट देंगे उसको, तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर कुछ 0.88 के आसपास तक रहेगी, राइट। जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम लेते हैं दैट विल बी 0। तो इफ वी कम टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की रेंज हमेशा 0 होगी। और वैसे भी आप ऐसे देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं साइन का, तो आंसर कितने पॉसिबल थे, या तो -1, अगर साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो देखो वैल्यूज कैसी कैसी हो सकती है। -1 से 0 के बीच में हो सकती है, तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -1। साइन एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 0। 0 से लेकर 1 तक के बीच में भी 0, और अगर साइन एक्स 1 ही हो तो 1। तीन ही आंसर पॉसिबल थे इसके रेंज के, इसके जिसमें से हमने इसको इनपुट ही कोई ऐसा नहीं दिया। इनपुट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इनपुट ही कोई भी ऐसा नहीं दिया कि -1 तो आ पाए। नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। और उसमें भी 1 को अचीव करेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री दे नहीं रही, 0 से 60 डिग्री तक वैल्यू दे रहेगा जिसके अंदर। तो यानी कि अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो आंसर वो ऑलवेज भी 0। Hence range is a set, singleton set consisting 0। ये इसकी रेंज होगी। अब कुछ भी रखिए एक्स को, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। You can ask me anything if you have any doubt. What was the second question? So greatest integer function of 1 by sine fractional part of x. Okay. तो थोड़ा आसानी हो गया हमारी, क्योंकि हम इसके बारे में पहले समझ चुके हैं। सेम ही चीज है, बस अपॉन में ले गए, इसको 1 अपॉन में कर दिया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू भी समझते हैं, इसमें और थोड़ी इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सेकंड क्वेश्चन ही समझ आएगा। You have to understand how these things are behaving, how these functions are working. Fractional part of x and greatest integer function. So what does fractional part of x do is, it gives you the fractional value, decimal value of any number. अगर नंबर इंटीजर है तो डेसिमल वैल्यू है 0, और अगर नंबर कुछ और है 4.23 तो डेसिमल वैल्यू है 0.23।
और अगर नंबर नेगेटिव में है तो जो डेसिमल वैल्यू दिख रही है वो नहीं है, 1 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से नंबर है माइनस के 3.4, तो 0.4 दिख रही है वैल्यू, बट आंसर होगा 0.6। और फ्रैक्शनल और सॉरी जीआईएफ करता है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जो भी सबसे बड़े से बड़ा छोटा इंटीजर, मतलब जो भी जस्ट छोटा इंटीजर होगा उस वैल्यू से वो देते हो, और आंसर हमेशा इंटीजर ही देगा। तो अगर आप इसके अंदर इंटीग्रल वैल्यू कोई भी डालते हैं तो इंटीजर आपको बाहर देगा। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 के बराबर नहीं हो सकता। 1 इज एन इंटीजर, नॉट अ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल वैल्यू जो रहेगी वो 0 से लेकर 0.99999 तक, उसे हम बता नहीं सकते कौन सी लास्ट वैल्यू होगी, तो इसलिए लेस देन 1 लिख देते हैं कि 1 से जस्ट छोटी वैल्यू। बिकॉज दिस इज एन इनपुट फॉर साइन, तो साइन के लिए इनपुट एंगल होता है, तो 0 से 1 तक वैल्यू जा रही है, यानी कि 0 से 1 रेडियन तक वैल्यू जा रही है। 0 से 1 रेडियन तक जाने का मतलब 0 से 57 डिग्री वैल्यू पुट हो रही है साइन के अंदर, कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 57 डिग्री तक। आपने देखा इस बीच में तो वैल्यू साइन की 0 से लेके 0.8 के आसपास तक जाएगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 ही रहेगा। ओके, कोई बचा है इसने नोट ना किया? राइट, देन प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करें। एंड व्हाट डिड दे चेंज इज they put sign of fractional part of x in the denominator. So first of all domain निकालना पड़ेगा to find out range भी find out कर लेंगे, but first of all we need to find the domain, find out the range। और domain में इस बार condition लग रही है, क्या condition लग रही है? that sign of fractional part of x should not be 0, ये denominator है। Now can you decode this? क्या x की वैल्यू हम नहीं रख सकते? साइन 0 कब होगा पहले ये सोचो। आपने अभी भी साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल के रखी है, ये देखो आपको पता है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, क्योंकि इसके अंदर का इनपुट 0 से 1 है। एनीवन? हमजा बताएगा साइन कब 0 होगा? लेट्स स्टार्ट थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप। 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे, राइट। यानी कि अंदर अगर इनपुट 0 हुआ साइन के तो 0 हो जाएगा साइन, और अंदर इनपुट हम दे रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए ना। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा तो साइन के अंदर तो ऑलरेडी 0 जा ही रहा होगा, क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रहा है वो जा रही है। Input of sine function here is fractional part of x. So whatever value your fractional part has, it will directly be an input for sine. So as soon as fractional part of x becomes 0, sine 0 बन जाएगा, तो 0 ही आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से मुझे एक बात समझ आती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। Now एक और छोटा सा पॉइंट, वैसे तो साइन बहुत जगह 0 होता है, नॉट जस्ट 0। साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? 0 पे होता है, देन पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, और सो ऑन। नेगेटिव पे भी होता है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। बट द थिंग इज यू आर गिविंग द इनपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इनपुट दे रहे हो तो इसकी वैल्यू कभी पाई नहीं हो सकती। पाई इज 3.14। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो 0 से 1 के बीच में ही देगा ना वैल्यू कोई भी। मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स
3.14 वैल्यू ले सकता होता, तो पाई वैल्यू ले सकता होता, तो साइन पाई भी 0 हो जाता। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सिर्फ 0 ही वैल्यू चूज कर सकता है साइन के इनपुट के लिए। नो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट यू हैव टू गेट इट लाइक दिस के इनपुट और आउटपुट क्या चल रहा है। साइन का इनपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, माइनस पाई हो जाए, माइनस 2 पाई हो जाए, तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पाई नहीं हो सकता क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो 0 से लेकर 0.99 तक की वैल्यू ले सकता है कोई भी, 3.14 कभी नहीं ले पाएगा। सो इस केस में सिर्फ इतनी कंडीशन कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं कंप्लीट कंडीशन लिख रहा होता तो पहली बारी में मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। बट यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई करेगी इसको, क्योंकि जैसे आप n को 1 या -1 कुछ भी रखोगे, it becomes a value greater than the range of fractional part of x। 3.14 या -3.14 वो नहीं कभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो सकता। तो उसका एक पर्टिकुलर केस सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, जिसको हम ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है? इंटीजर पे इंटीजर्स z या i जो भी आप बोलना चाहते हो, तो x शुड नॉट बिलोंग टू i। तो अब इसका डोमेन जो हुआ वो हुआ ऑल रियल नंबर्स, बट इंटीजर्स मत पुट करो। आप जो वैल्यू पुट करना चाहते हो कर सकते हो, but not integers, because at every integer fractional part of x would be 0, denominator would become sin 0, that is 0। पहली चीज समझने वाली। then we'll come to range। अब रेंज हमारे लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि हमने साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली। ओके, अब प्रोसीड करते हैं। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके साइन 1 तक। साइन 1 इज लगभग 0.8, तो मैं डायरेक्टली वही यूज कर लेता हूँ 0.83। 0.8 से भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंज हमें इसकी पता है, इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें और इनइक्वालिटी यूज होगी। कैसे होगी? कैन यू टेल मी? अगर आप इसकी वैल्यू जानते हो तो क्या आप इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू नहीं जानते? 1/sin fraction part of x। You already know the value of this, so consider this as y। Your y is from 0 to 0.8। You need to find out what will be the range for 1/y, what will be the range of its reciprocal। हमने रेसिप्रोकल लेना तो बहुत सीखा है। हाँ जी, बता सकते हैं क्या मुझे क्या वैल्यू होगी इसके रेसिप्रोकल की 0 से 0.8 तक? यशिका बताएगी क्या होना चाहिए इसका रेसिप्रोकल? सर 1/0.8 से 1/0, मतलब 1/0.8 इंफिनिटी तक। से इंफिनिटी तक, राइट। और इंफिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट, और 0.8 पे तो ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट था, इसलिए यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा जाएगा। तो 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1/0.8 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। 1/0.8 को भी अपनी कन्वीनियंस के लिए आप थोड़ा कैलकुलेट करके रख लो। कोई भी वैल्यू आएगी वैसे तो 1 से बड़ी आएगी, पर चलो 1.25 आ गई है लगभग। लगभग 1.25। तो यानी कि 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1.25 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। अब आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, तो जब वैल्यू 1.25 से 2 तक रहेगी तो आंसर 1 हो जाएगा। हाँ जी, कैन आई रिमूव दिस फर्स्ट क्वेश्चन? पहले तो किसी का बच्चा तो नहीं।
ओके, अब सी 1 अपॉन, अगर हम बात करें तो ये वैल्यू लगभग लगभग 1.25 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना स्टार्ट किया हमने। जब 1.25 से लेके इसकी वैल्यू 2 तक होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 1। बट ये तो कंटीन्यूअस वैल्यू है, तो चलती जा रही है 1.25 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकती है बीच में। तो जब भी 1.25 से 2 के बीच में होगी तो आंसर आ जाएगा 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जब 2 से 3 के बीच में होगी आंसर आ जाएगा 2। जब 3 से 4 के बीच में होगी आंसर आ जाएगा 3। 4 से 5 में 4, 5 से 6 में 5। तो इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहा है, या जिसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी कि n। तो इसका आंसर आएगा नेचुरल नंबर्स हमेशा। आपको देखना पड़ेगा किस एक्स पे कौन सा आ रहा है, बट कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा हमेशा। सो रेंज वुड बी n। कोई भी डाउट है प्लीज। नोहा तो अंदर बाहर ही है तब से, बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की नोहा के साथ। उन्हीं भी बात समझ आ रही है क्या हो रहा है अभी, क्या वो दोनों क्वेश्चंस में। नहीं नहीं, पूछ सकता है, बता सकता है। नहीं, यस सर, समझ आ रहा चल थर्ड क्वेश्चन बता फिर मेरे को, क्या था थर्ड क्वेश्चन उसमें। है। सर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे रीड करना है इसको। तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। ओके, आगे बढ़े, हटा दे इसको। कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x is equals to greatest integer function of x plus fractional part of x. So at any point of time I can write fractional part of x is equals to x minus greatest integer function of x. In fact, to analyze fractional part of x, we always use this relationship, that fractional part of x is x minus greatest integer function of x. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, fx is equals to x minus greatest integer function of x दिया हुआ है। तो इसको आप सबसे पहले तो
Sorry, suddenly my Zoom stopped working. Am I audible? Yes, sir. मैं Zoom पे क्लोज है, माइक में भी है। Am I audible? Yes, sir. Okay, sorry. I think I have some issue with my camera. Just wait a minute. कि सभी ने क्वेश्चन लिख लिया था क्वेश्चन नंबर 2 किसी का भी बच्चा हो तो प्लीज अच्छा सिद्रा काफी लेट एंट्री की है बस ओके थर्ड क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे वो था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स तो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा होगा न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा होगा अगर आप इसको इस तरीके से एनालाइज करते तो ऐसे भी ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप इसको ऐसे ही देखें
अंडरस्टैंड। हाँ जी, सो fx is x minus greatest integer function of x 1 minus x 1 minus gif of x plus x है, उसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 plus x minus gif of x। पहले तो ये ऐसे देखो ना, इसी चीज को we can write fractional part of x divided by 1 plus fractional part of x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, see if I add 1 and subtract 1 out of it, it can be written as fractional part of x plus 1 divided by fractional part of x plus 1 minus 1 upon fractional part of x plus 1। So it can be written as 1 minus 1 upon 1 plus fractional part of x। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं, this is the easiest form in which we can analyze this for range। for domain ये वाला जो एक्सप्रेशन था मैं प्लस 1 माइनस 1 ऐड करेंगे, इससे हम डोमेन देख सकते हैं। बट वी शुड फर्स्ट नो हाउ टू एनालाइज अ फंक्शन, किस किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, अगर हम यहाँ से डोमेन की बात करते हैं, there is only one condition for domain, which is that denominator should not be equal to 0। 1 plus fractional part cannot take the value 0। इसका मतलब fractional part of x should not be equal to -1, which is never possible। This is always true basically, because fractional part of x is never -1। So x belongs to all real numbers is our domain in this case। Now coming to range, so we have to understand this function to get range। For range का मतलब क्या है? Its minimum value and its maximum value। The value fx takes, जो भी उसमें greatest होगी वो रेंज की अपर लिमिट होगी, और जो भी उसमें लोएस्ट होगी वो रेंज की लोअर लिमिट होगी, राइट। दिस इज व्हाट रेंज इज। कि आप x को कुछ भी रखोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, दिस इज व्हाट रेंज इज, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। ये जो एक्सप्रेशन मेरे को दिया हुआ है, हाउ कैन आई एनालाइज दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ टू एनालाइज दिस, आपको ये सोचना पड़ेगा, हम fx की जो भी वैल्यू मिलेगी वो 1 में से माइनस करके मिल रही है ना इस चीज को। तो अगर हमें बड़ी से बड़ी fx की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए फॉर fx टू बी ग्रेटेस्ट, fx उतना ही बड़ा होगा जितना कम आप 1 में से माइनस करेंगे। ये वैल्यू जितनी छोटी हो उतना ही fx हाईएस्ट होगा, मतलब ग्रेटेस्ट होगा। और ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही छोटा fx होगा, क्योंकि अगर आप 1 में से ज्यादा घटाएंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। 1 में से 2 घटाया -1 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया, 1 में से 0 घटाया 1 आया। जितना कम घटाऊंगा उतनी बड़ा fx होगा। तो जितना कम घटाया यानी कि जितनी छोटी इसको रख सकते हो उतना ही बड़ा fx मिल सकता है ग्रेटेस्ट, जितना बड़ा इसको रख सकते हो उतना ही fx स्मॉलेस्ट मिल सकता है।
So whenever this value is smallest, fx will be greatest, and whenever this value is greatest, fx will be smallest. Now all you have to understand is this part. This part can be obtained by fractional part of x. सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, ये क्या है, इसको भी बाद में लिखेंगे हम, for fx to be greatest. फ्रैक्शनल पार्ट, अब हमने कहा था इस तरीके के सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से शुरू हो सकते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से लेकर 1 तक वैल्यू लेता है. ये है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तीनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू 1 से लेकर 2 तक हो जाएगी. इसका रेसिप्रोकल लूंगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर, यानी कि पहले इधर 1/2 और इधर 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1/2 से 1 तक हो सकती है. अभी हमने बोला कि जब ये स्मॉलेस्ट होगा तो fx ग्रेटेस्ट होगा. ये स्मॉलेस्ट ले सकता है 1/2, तो fx ग्रेटेस्ट ले सकता है 1/2. ले नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू भी 1/2 ले नहीं सकता है. यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आया. 1 माइनस 1/2 रखेंगे, ग्रेटेस्ट 1/2 हो सकता है. और ये स्मॉलेस्ट fx स्मॉलेस्ट तब होगा जब ये ग्रेटेस्ट होगा. इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1, तो 1 में से 1 माइनस किया यानी कि 0, और ये ले सकता है. सो द रेंज ऑफ fx should be from 0 to half. First of all, we simplified the function to find out the domain. और रेंज के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में. And after that, we put an analogy between fx and 1/1 plus fractional part of x, because 1/1 plus fractional part of x is variable value, right? 1 is constant. This 1 is constant. So to understand the nature of fx, we need to understand this function. जितना छोटा ये होगा उतना ही बड़ा fx होगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस हो रही है. अगर प्लस हो रहा होता है यहीं पे बीच में 1 प्लस, तो जितना छोटा ये होता उतना ही छोटा fx भी होता. जितना बड़े से बड़ा वैल्यू ये ले सकता होता उतना ही बड़े से बड़ा fx भी हो सकता था. But because we have used the sign negative, so what we are doing is कि हमने इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रख दी, और उस हिसाब से इसका रेंज आता है 0 to half. हाँ जी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज. बट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं आपसे अगर बताना चाहूँ तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फंक्शन था. ये वाला पार्ट तो आप फिर भी समझ जाओगे. सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली चीज प्रॉब्लम आएगी कि हम इसको ऐसे कैसे लिखें. तो मैंने क्या करा है, मैंने एक जगह से डिपेंडेंसी खत्म करी थी उसकी. मैंने कोशिश करी कि अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फंक्शन बना था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह फ्रैक्शनल पार्ट था. So I tried to remove fractional part from one area. It was easier to remove it from numerator. तो मैंने +1 -1 करने पे ही मेरा काम बन गया. Now in this question only, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करके इस क्वेश्चन को बदल सकता हूँ. जैसे जैसे मैं इसको वैरी कराऊंगा 4, 10, -1 whatever, वैसे ही हमारा ये भी वैरी करने लगेगी सारी चीजें. पर सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा. Okay, can we proceed to question number 4 now? कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड. Cool. क्या था क्वेश्चन नंबर 4? बताओ.
यशिका बताइए। सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर। हुआ किसी का सो? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर ही है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ही होल स्क्वायर? इसे स्क्वायर अंदर नहीं बाहर होगा है। बाहर ही है। हाँ। चलिए तो फिर डोमेन निकालना होगा मुझे लगता है इसका ना। रेंज तो नहीं पूछी गई होगी इसकी, सिर्फ डोमेन पूछा गया आई गेस। यस सर। तो अगर हम इसका डोमेन निकालना चाहते हैं तो रूट की कंडीशन हमें सिर्फ लगानी होगी, which means that x square minus greatest integer function of x square should be greater than equal to 0। दो तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। एक, अगर हम सही से एनालाइज करें तो वो बहुत ही आसानी से हमें इसका आंसर दे देगा। तो मैं पहले तरीके से करने वाला हूँ, मतलब आई विल बी अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन विद दिस। यहाँ पे मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, I'll start iterating the values of x from minus infinity to plus infinity। मैं x को माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आइटरेट करूंगा। मतलब आइटरेट करने का मतलब कि आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू से कोई, और एंडिंग एट बहुत बड़ी सी कोई पॉजिटिव वैल्यू। सो आई विल पुट डिफरेंट सिनेरियोज। पहले मैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज का लेता हूँ। लेट्स से अगर x को मैं कोई भी इंटीजर पुट करता हूँ, सबसे पहले तो ये चेक करता हूँ। x को अगर मैं कोई भी इंटीजर पुट करता हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 इज आल्सो 4, उसका स्क्वायर भी 16। चलो कोई नेगेटिव इंटीजर पुट करता हूँ, -4 या -2। -2 का होल स्क्वायर इज आल्सो 4। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो -2 एंड -2 स्क्वायर इज अगेन 4। तो एक चीज मेरे को क्लियरली समझ आई कि इंटीग्रल वैल्यू तो आप कुछ भी रखिए, ये हमेशा वैलिड है, क्योंकि इक्वालिटी आ रही है इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो और यहां से मुझे ये भी पता चल गया कि देखो अगर कोई भी इंटीजर पुट करूंगा इसके अंदर तो आंसर 0 आएगा। खैर रेंज निकालनी नहीं थी, इतना आसान होगा भी नहीं रेंज निकालना इसका, और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। देन अब मैं x की वैल्यूज डेसिमल में पुट करता हूँ। लेट्स से 100.3 पुट करता हूँ, तो 100.3 का स्क्वायर कुछ आएगा, और इधर क्या आएगा 100.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर। 100.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 100, तो 100 का स्क्वायर 100.3 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। सही है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, इनफैक्ट 4.2 4.7, तो 4.2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर से बड़ा ही करेगा। सिमिलरली आप कोई भी और छोटी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, उस केस में भी 0.5 का स्क्वायर भी 0 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया, और 0 भी इनफैक्ट वैलिड होगा, कि आर पॉजिटिव सारे आंसर। अब मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज रखने की कोशिश करूंगा, तो लेट्स से मैं सबसे पहले माइनस के 1.2 ही रखता हूँ। माइनस के 1.2 मैंने इधर रखा, तो इधर आया माइनस के 1.2 का स्क्वायर कुछ, इधर माइनस के 1.2 रखा, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -2। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, विच इज ग्रेटर देन माइनस के 1.2 का स्क्वायर से। तो नेगेटिव नंबर अगर मैं पुट करता हूँ, फिर से कोई नेगेटिव नंबर पुट करके देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ, लेट्स से मैंने -2.5 पुट करा, तो -2.5 का स्क्वायर आएगा कुछ, जो भी आएगा, बट -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन will be -3, and -3 square is 9। This will certainly be greater than -2.5 square. Yeah, so for the coming years, like what I planned is We can't put any negative value. It shouldn't be negative. So that's why I was looking forward to a lot of client work. The first method tells us by Looking forward to analyzing make good contribution. the domain of this function
should be Yeah. all real positive numbers Yeah. along with integers. All real positive numbers along with integers. Although some integers would repeat, like positive integers will also come in No, I said like R plus and also come in integers, so we can also write union of them. R plus Tenured analysts, there's like those people I. like we have a lot of examples on board. So मतलब आपको ये बता दिया that can be the x की value all real numbers, sorry, all positive real numbers more of my sense of information. and And all I integers. would want to develop more on it. But this method is Yeah. based on analysis. पहले मेथड में हमने सिर्फ किया क्या है? We have done it. We have only analyzed, we have iterated the values of x. Like we have gave the values of x from minus infinity to plus infinity in the given function. We have tried to iterate the values. We have tried to get कि क्या मिल रहा है, whether this inequality is true or not. So we have started putting positive values, first integers. सबसे पहले हमने integers put करे. Then we used decimal positive values, and in the end we use negative decimal values. और उन तीनों से हमने we tried to observe the pattern, क्या चल रहा है. तो clearly analysis पे based था. We're using different values of x. कोई टेक्निकल मेथड नहीं था, बहुत ही सिंपल आइट्रेशन करा, एनालिसिस करा, वैल्यूज रख के देखा और उससे हमें सारी ऑब्जर्वेशंस मिल गई, अलग अलग वैल्यूज रखी. नाउ द सेकंड मेथड इज कि हम इसको टेक्निकली कैसे सॉल्व करते हैं, और हम इसको और मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो सो वी कैन यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सबसे पहली चीज तो यहीं से शुरू होगा क्वेश्चन. x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which can be written as x minus greatest integer function of x into x plus greatest integer function of x. This is fractional part of x. And to this is x plus greatest integer function of x. एनालिसिस की तो जरूरत यहाँ पे भी पड़ती, ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट हम मिस कर सकते हैं, बट वैसे हम इसको मोटा मोटा देख सकते हैं. सी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नो वरीज, इसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच ही है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव. We need this product to be positive. This is a product of fractional part of x and x plus GIF of x. So what I'm saying is fractional part of x तो हमेशा पॉजिटिव है. Fractional part of x is in between 0 to 1. हमें सिर्फ इस वाले फैक्टर को देखना है, तो अब ये फैक्टर पॉजिटिव है, x plus GIF of x. x plus GIF of x will be positive whenever x is positive. आप x को नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव वैल्यूज दे देगा. आप पॉजिटिव रखोगे, x को पॉजिटिव वैल्यूज दे देगा. बट जब ये नेगेटिव भी होगा, लाइक इंटीजर्स पे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आंसर होंगे, ये हमें समझना है, क्योंकि हर इंटीजर पे ये इसको 0 बना देगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू देंगे तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वुड बी 0, सो दिस होल वैल्यू विल बिकम 0 एट ऑल इंटीजर्स. ये बात हमें यहाँ से नोटिस करनी है, क्योंकि इसके हिसाब से नेगेटिव इंटीजर्स आंसर नहीं होने चाहिए, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू आंसर नहीं होनी चाहिए, बट एट नेगेटिव इंटीजर्स ये 0 हो जाएगा, सो दैट ओवरऑल वैल्यू बिकम्स 0. तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव plus integers. आप कैसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे, बट यू शुड नो द फर्स्ट मेथड. ये मेरा सजेशन है, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए वैल्यूज रख के. इससे ही आपको एक्चुअली समझ भी आएगा, पता है
Whenever you start putting these values of x, different values of x, then only you will understand the functions completely. तो जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े उनमें वैल्यूज रख के देखा करो, उनको एनालाइज करा करो इस तरीके से, यू विल गेट अ बेटर ग्रास्प. ओके, लिख लिया क्या? कैन यू प्रोसीड? Cool. So यहाँ पे हमारा we are done with functions. We are done with every type of function basically. Now the last topic of function is composition of functions. क्या होता है composition of functions? You have already seen composition of functions, by the way. I just have to make you understand what's the process is. So composite functions या composition of functions, ये कहते हैं, let's say आपके पास दो functions हैं. ये तो इसकी थोड़ी theoretical definition है, मैं भी आपको इसको एक example से समझाता हूँ अच्छे से. गॉफ, फॉग, ऐसे नाम होते हैं इनके. गॉफ मतलब g over fx. So you read this as g over fx. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले फंक्शन gx था ना, अब फंक्शन g के अंदर fx आ गया है, इनपुट fx हो चुका है x से. I'll understand. I'll teach you this. क्या है concept? पहले definition आप complete कर लो. Then we'll use some examples to understand this in better way. हाँ जी, एवरीबॉडी डन. आइए समझते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. हाँ जी, can I start? Everybody done ना? Cool. So fog x, what does we mean by fog x? Fog x is f over gx
एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय f over gx इज कि f के अंदर पहले आपका इनपुट था x, अभी f के अंदर आपका इनपुट हो गया gx, यानी कि जहां जहां भी जब आप fog x लिख रहे हैं, so what you have to do is wherever was x in the function fx, you have to replace that x by gx. So fog x is fx है आपके पास x square plus 2, अगर आप x की जगह gx से रिप्लेस कर रहे हैं, this which what composition of function mean is कि आपने x को gx से रिप्लेस कर दिया, so wherever that x was, you have to put gx in place of x. So fog x will become g over x का whole square plus 2 according to the function fx. और थोड़ा इसको अगर आप माइक्रो लेवल पे समझना चाहते हैं तो दिस इज जस्ट द सेम एज अगर आपको fx दिया गया है एंड आई वुड हैव सेड कि fy लिखो, तो क्या बोला मैंने, x की जगह सिर्फ y चेंज किया, सो fy वुड हैव बीन y स्क्वायर प्लस 2. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता f1 निकालो, तो व्हाट यू वुड हैव डन इज कि यू वुड हैव पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो f1 हो जाता 1 स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज 3. इन द सिमिलर वे when I write fog x, it means that replace x with gx. You have to use gx as an input. Now put the value of gx. वही fog x बन जाए. gx आपके पास है, gx is sin x. This will be sin x का whole square, which is sin square x plus 2. ये होगा हमारे पास fog x. Similarly, रुक जाओ जरा, नोट मत करो. सिमिलरली अगर मुझे कहते हैं कि gov x निकाल लो, तो इसका मतलब हो जाता है कि g ओवर fx, मतलब g के अंदर fx है. So wherever you have used x in gx, replace that x with fx, यानी कि sin of, this will become sin of fx. You know what fx is? Fx is x square plus 2. So gov x will become sin of x square plus 2. This will be your gov x. And in a similar way, you can find out others as well. सबसे पहले तो आप ये मेरे को फाइंड आउट करके बताओ, fog f over hx भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, देन फाइंड आउट h over fx क्या होगा, ये दोनों सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए, देन वी विल प्रोसीड.
यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, प्लस 2 बाहर है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। both of these things are different, not equal to each other. Okay, find out f over hx, जिसका भी आ जाए बता सकते हैं, चार्ट पे लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ जी, आया किसी का भी f ओवर एच एक्स? नोहा बताएगी f ओवर एच एक्स। यशिका f ओवर एच एक्स? सर log स्क्वायर x प्लस 2। बिल्कुल, log x का होल स्क्वायर का मतलब ये है log x इंटू log x। आप उसको log स्क्वायर x या तो ऐसे लिख सकते हैं या पावर बाहर भी लगा सकते हैं, however you want। प्लस 2 f के अंदर एच एक्स रखना था, यानी कि जहां जहां x था वहां वहां एच एक्स रख दो। एच एक्स की वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्टली रखो log x का होल स्क्वायर प्लस 2। हमसा h ओवर एफ एक्स बताएगा? मुनीब h ओवर एफ एक्स? Sir, log of x square plus 2. log of x स्क्वायर प्लस 2। h के अंदर x की जगह fx रखना है, यानी कि log of fx बन जाएगा। log of fx would be log of x square plus 2। Again, both of these things are different. Now let's find out FOF। तो FOF का क्या मतलब हुआ? f के अंदर जहां x है वहां पे fx पुट कर दीजिए। f के अंदर जहां x है वहां पे fx पुट कर दीजिए, यानी कि fx का होल स्क्वायर प्लस 2। ना fx का होल स्क्वायर प्लस 2 का मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हम निकाल लेंगे जो भी आएगा। ये बनेगा हमारा आंसर पूरा सॉल्व करके ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिर्फ दो फंक्शंस के लिए ही नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है f ओवर g ओवर एच एक्स। तो ये हाँ जी फिफ्थ कर दीजिए। बिल्कुल, फिफ्थ वाले में हमने निकाला f ओवर एफ एक्स। नाउ व्हाट इज f ओवर एफ एक्स इज, व्हाट f ओवर एफ एक्स इज that we are putting fx in place of x in fx। f over fx is, सबसे पहले तो आप इस o को हटाने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए जो भी अंदर चीज है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि f का इनपुट क्या है, fx है। यानी कि wherever you have used x in fx, ये fx है। अब आप जब f over fx लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां आपने x यूज करा वहां वहां fx यूज करिए। तो यहाँ पे भी fx होगा का होल स्क्वायर प्लस 2। यू ऑलरेडी नो व्हाट fx इज, तो f(x) यानी कि f ओवर fx इज fx का होल स्क्वायर प्लस 2। fx की जगह हमने उसका होल स्क्वायर रखा, मतलब fx की जगह उसकी वैल्यू रखी x स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बना, जिसको हमने सॉल्व करते हुए पूरा सिंप्लीफाई कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर करके।
बात समझ आई सीखा? Yes, sir. अब सिक्स्थ वाले पे एफ ओवर जी ओवर एच एक्स, 3 क्या 5 भी 10 भी 15 भी कितने भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो सकता है। आप हमेशा इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है कि एफ के अंदर जी ओवर एच रखा हुआ है और फिर उस जी ओवर एच में जी के अंदर एच रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए, यानी कि एफ को चेक करिए। एफ क्या है? एफ था हमारा ये विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये बन जाएगा जी ओवर एच एक्स है ना भी इसका, तो इनपुट ये जी ओवर एच एक्स, ये बन जाएगा जी ओवर एच एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, एक और तरीके से भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने इसको करा जी ओवर एच एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब जी ओवर एच एक्स पे गया। जी ओवर एच एक्स का मतलब है जी के अंदर एच एक्स पुट करना। मैं जी ओवर एच एक्स को ऐसे निकाल सकता हूँ कि मैं इसके बाद जी एक्स पे गया जी ओवर एच एक्स को निकालने के लिए। इसका मतलब है जी के अंदर यानी कि साइन में एक्स की जगह एच एक्स पुट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में साइन ऑफ एच एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। व्हाट एच एक्स इज लॉग एक्स। तो इसको मैं उससे भी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको पुट कर दूंगा एच एक्स को। 1 बाय 1 पुट करते जा रहा हूँ। पहले एफ को पुट करा, एफ के अंदर जी ओवर एच एक्स रख दिया, फिर जी को पुट करा, जी के अंदर एच एक्स रख दिया, जो कि बन गया साइन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो साइन स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2 ये बनता है हमारे पास एफ ओवर जी ओवर एच एक्स। पहले लिख लो, थोड़ा एब्जॉर्व करो क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और फिर आफ्टर 30 सेकेंड्स यू कैन आस्क योर डाउट। अगर कोई भी डाउट है तो हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यू आस्किंग डाउट और नॉट, हम इसको दूसरे तरीके से तो करेंगे, बट पहले आप ये तरीका भी समझने की कोशिश करो। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी तो प्लीज आस्क। जी क्या हम इसको हटा सकते हैं?
I need to understand what is gx, fx and hx, and we were f over g over hx. ठीक है, fx, gx and hx. ना मान लो हमें फिर से f ओवर g ओवर hx निकालना है. इनफैक्ट f ओवर g ओवर hx क्या, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा चीज देता हूँ. तो लेट्स से जिस पे भी थे हम, जिस नंबर पे भी, लेट्स से मेरे को ये निकालना है. तो एक तरीका तो फिर से वही है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना शुरू करो. पहले f के अंदर g ओवर f रखो, फिर इसको ऐसे ही कर करके निकालता रहो. बट एक तरीका ये है कि इसको बिल्कुल राइट मोस्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले देखो fx है. अच्छा, fx किसके अंदर पुट करना है, g के अंदर पुट करना है. कर दो पुट. fx को gx के अंदर पुट करा तो g ओवर fx आ. सबसे पहले तो आप g ओवर fx निकालो, लास्ट के दो पे पहुंच जाओ और वहां से शुरू करो. g ओवर f निकालो. g ओवर f किसी और का इनपुट बनेगा, फिर से देखते हैं, पर पहले g ओवर fx निकाल लेते हैं. g ओवर fx का मतलब है g के अंदर fx रखना. g के अंदर fx रखा है, यानी कि साइन ऑफ fx बन जाएगा. fx की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, x स्क्वायर प्लस 2, तो g ओवर fx आ जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. नाउ g ओवर fx बनेगा कि g के अंदर आपने जो भी निकाला है ये पूरा इनपुट देना. g क्या था, साइन था, साइन x था. x की जगह जो भी आप निकाल के लाए वो पूरा इनपुट दो. साइन ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 2. अब इस पूरे को f के अंदर रखना है, तो ये पूरा का पूरा इनपुट जाके x की जगह रख दो f में, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 होता है fx, और हमें fx के अंदर ये वैल्यू रखनी है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी कि ये बन जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, which will be just the square on outer sine. Sine square sine of x square plus 2 plus 2. This would be the answer. तो हम अंदर वाले दो से भी जा सकते हैं, 1 by 1 बाहर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ भी आ सकते हैं, whatever way you like it. So this is basically composition of function. अब मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं ये बता रहा था आपसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन करे ना, देखो आप वहां पे देख के आ गए थे ऑलरेडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रहा होगा, एक बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रखा है, अंदर साइन दिया हुआ, और साइन के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यूज करा हुआ. बनाऊं मैं इसको, देखो fx को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स रख दूं, gx को अगर साइन एक्स रख दूं, और hx को अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रख दूं, तो अगर f ओवर g ओवर h लिखूंगा तो यही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है. कैसे देख सकते हो आप, g ओवर h बनाया पहले, g ओवर h क्या बनेगा, g के अंदर hx रखो, यानी कि x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रखो, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा. अब अगर आप f ओवर g ओवर h लिख रहे हो, तो इसका मतलब है f में x की जगह ये वैल्यू डाल दो. f क्या है, gif ऑफ x, यानी कि बन जाएगा gif ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट. तो अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले ही कर रहे थे, उसमें आपको एक सिंगल फंक्शन नहीं दिया हुआ था, कोई अलग अलग जो आपने फंक्शंस पढ़े उनका कंपोजिशन दिया हुआ था. और एक लास्ट 2 मिनट की बात, यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है बस, कि हमारे पास कुछ फंक्शनल इक्वेशन होती हैं. पहले आप इतना लिख लीजिए, कोई भी बच्चा है तो प्लीज रेज है. तो लास्ट चीज फंक्शंस में तो आपको पता होनी चाहिए, विच विल आल्सो एनकाउंटर. ज्यादा तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि 12th क्लास में फिर से फंक्शन चैप्टर आता है, बट इससे छोटा ही होगा अगर आप डोमेन नेम जानते हैं तो. मोस्टली चीजें आपको पढ़ा दी गई है इसी पर.
तो इसको हम या तो डेफिनेट फंक्शन बोल देते हैं या फंक्शनल इक्वेशन, दोनों इसी चीज के नाम है। इसका मतलब क्या है? द फंक्शनल रिलेशन, द फंक्शनल रिलेशन between x and y when function is not known is called definite function. So is called definite function या functional equation such as, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाना चाहूंगा इसके। f of x plus y is equals to fx into fy, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स। ये एक फंक्शनल इक्वेशन, यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में पता नहीं है, पर आप कुछ कुछ करके फंक्शन को मे भी निकाल सकते हो। हर केस में तो नहीं, कुछ केसेस में आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन में आपको बताता हूँ क्या होगा। इस केस में हमारा जो ये फंक्शन fx है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a to the power x। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है, जिस फंक्शन के बारे में आप ये सब बातें कर रहे हो, वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर बार फाइंड आउट कर पाएंगे फंक्शन को। विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शनल इक्वेशन it is not necessary that you will be able to find out a function, but sometimes you can. So I'm giving you some cases जहां पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ना कैसे यहाँ पे a to the power x इसका आंसर है। I'll explain. Let's say fx आपको a की पावर x है, तो f of x plus y का मतलब क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां x plus y से रिप्लेस कर दो, यानी कि a की पावर x plus y, which can be written as a to the power x into a to the power y. Now a to the power x क्या है? fx, and a to the power y क्या है? fy. अगर आप if you would have written fy तो वो a to the power y तो बनता। So f of x plus y is equals to fx into fy. What this basically means is कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली अगर आपको इनपुट देते हैं यहाँ पे x plus y, तो वो इनपुट अलग अलग चला जाता है फंक्शन के साथ। You can also calculate this by multiplying these individual functions. तो अगर आप f of x plus y plus z निकालेंगे तो वो जाएगा fx into fy into fz for this particular case. एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। कैन यू फाइंड आउट क्या है ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सी फंक्शनल, किस फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन? कैन यू फाइंड आउट द फंक्शन? पढ़ा है आपने? लॉगरिथमिक फंक्शन।
पुट करो x अपॉन वाई। जब आप x अपॉन वाई पुट करेंगे f के अंदर, ये बनेगा log ऑफ x अपॉन वाई, विच इज नथिंग बट log x माइनस log y। तो इस केस में हमारा आंसर होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ये एक फंक्शनल इक्वेशन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। आप इनमें कोई वैल्यूज भी डाल सकते हैं भाई अपने एनालिसिस के लिए। लेट्स से f1 निकालना है आपको, तो f1 0 है। देखो यहाँ से भी f1 0 आ रहा है। अब अगर आप f1 निकालना चाहते हैं तो पुट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1, दोनों को 1 पुट कर दो या दोनों को सेम पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1, राइट हैंड साइड 0। So in this way we can use definite function या functional equation। हम इनमें कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो चाहे। I'll show you 2 questions based on these। जी आगे बढ़े, कोई बच्चा है तो बता दो। First question is so this is also a type of functional equation only। फंक्शनल इक्वेशन जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ, सबसे पहले तो आप इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ, दिया ये हुआ है हाउ वुड यू फाइंड f of n plus 1। so f of n plus 1 is twice of fn plus 1 divided by 2। पहली चीज तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको इक्वेशन दी गई है, 2 को इसके साथ लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, fn प्लस हाफ। इस इक्वेशन को मैं एक जगह और आपको याद दिलाऊंगा। इसी क्वेश्चन को हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे भी सॉल्व करें। खैर अभी के लिए, अभी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्योंकि हमें f1 दिया हुआ है तो f1 की हेल्प से क्या हम f2 निकाल सकते हैं। If we put n1 in this functional equation, so we can find out f2। so put n is equals to 1, जब आपने n को 1 पुट करा तो ये बना f2 is equals to f1 plus half। you know f1, so ये हो गया 2 plus half which is 5/2। to find out f3 हमें f101 फाइंड आउट करना है, so we can find out f3 as f2 plus half if we put n2। f2 अभी भी हमारे पास आया तो 5/2 में हाफ जोड़ दे यानी कि 3। जरा ध्यान से देखो इसको क्या बन रही है, f1 2 है, f2 5/2 है, मतलब हाफ ऐड कर दिया, फिर हाफ ऐड कर दिया 3, फिर अगली टर्म में हाफ ऐड कर देंगे 4, वो 3 7/2, फिर हाफ ऐड करेंगे 8/2, फिर हाफ ऐड करेंगे 9/2 एंड इट विल मूव ऑन जस्ट लाइक दिस। ये इसका पैटर्न है। अगर आप इस फंक्शनल इक्वेशन को भी ध्यान से रीड आउट करें, if you understand this functional equation, ये यही तो कह रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म हाफ ऐड करके मिल रही है।
आप कोई भी टर्म अगर आपके पास है तो उससे अगले टर्म में हाफ ऐड करना पड़ेगा। यही तो एपी भी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। एपी में भी तो हर टर्म कुछ ऐड करके मिलती है। फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, तो हर बार नेक्स्ट टर्म में हम डी ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज एन एपी। वो आप यहां से भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप n को 3 रखेंगे तो f4 आपके पास आया f3 प्लस हाफ, यानी कि फिर से हाफ ऐड कर दो, 3 प्लस हाफ हो जाएगा 7/2। You can observe the pattern 2, 5/2, 3, 7/2, नेक्स्ट होगा 8/2 यानी कि 4। तो हर टर्म हाफ ऐड करके मिल रही है। यानी कि अगर आप F101 निकालना चाहते हैं तो आप 10 फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं, जो कि होगी फर्स्ट टर्म विच इज F1 प्लस एक भी टर्म निकाल रहे हैं तो 101 माइनस 1 टाइम्स d विच इज हाफ। इतनी बार मेरे को हाफ ऐड करना पड़ेगा। So this is just like an AP. F1 is 2 plus this is 100/250. The term will be 52. इस तरीके से we can find out F101. Sir, can you please repeat? Yes, yes. So what we have done in this is, Sidra, okay, we have tried to find out the values first. कितनी values हम शुरुआत में find out कर सकते थे. For that we start putting the values of n. हमने n को 1 पुट किया so that we can find out f2. इस वाली इक्वेशन में अगर n को 1 पुट करते हैं तो f2 बन जाएगा, यहाँ से f2 मिल जाएगा, और f1 हमारे पास ऑलरेडी है which is 2. So put n is equals to 1. This left hand side would become f2, right hand side would become f1 plus half. f1 था, पुट करा, f2 निकाल दिया। ऐसे फिर n को 2 पुट करा तो ये बन जाएगा f3, 2 + 1 3, और f2 प्लस हाफ। f2 तूने पिछले वाले स्टेप में निकाला, उसको पुट करा, 3 आ गया। ऐसे ही f4 निकाला फिर सेम प्रोसीजर से 7/2। इतना निकालने तक हमें एक बात समझ आई कि हर टर्म में हाफ ऐड करके तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना। एंड व्हाट इज एन एपी? हाउ डू यू डिफाइन एन एपी? एनी जनरल एपी इज लाइक दिस। पहली टर्म में a, अगली टर्म में कुछ जोड़ दिया d, उससे नेक्स्ट टर्म में फिर सेम नंबर जोड़ दिया, यानी कि इसमें फिर से d ऐड किया तो a + 2b, नेक्स्ट टर्म में फिर से d ऐड किया तो a + 3d। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। every next term we can obtain every term by adding half in its previous term, so this is an AP. This actually symbolize this functional equation just represents an AP whose first term is 2 because we are given f1, and whose common difference is half. So we have to understand what the pattern is. Pattern इस तरीके से मूव कर रहा है that we can obtain each term by adding half in its previous term, and first term is given to you 2. So the second term will be 2 plus half, third term will be 2 plus half plus half, fourth term will be 2 plus half plus half plus half, 3 times we have to add half. 10th term will be a plus 9d, 9 times we have to add half plus a. So to find out 101th term, 101st term, we have to add 100 times half and 2 first term. क्या ये बात समझ आई सिद्रा? How is Yes. this forming an AP? Yes, sir. हाँ जी, कोई बच्चा है जिसने नोट ना किया? प्लीज रेज योर हैंड। Okay. The second question is
कोई फंक्शन है, ऑल रियल नंबर्स इनपुट हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स आउटपुट हो सकता है, ये सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू fx प्लस fy के बराबर है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। f1 हमें दिया गया है 7, हमसे ये पूछा गया है। दो इंपॉर्टेंट टास्क है, एक इस फंक्शनल इक्वेशन को कैसे यूज करना है विद दिस इंफॉर्मेशन, और दूसरा ये पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो उस पर चलते हैं कि निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिवली थोड़ा वर्क करता है। सो वी हैव टू ओके, सो वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस इज कि आपकी क्लास आज की एक्सटेंड हो चुकी है, यू डोंट हैव एनी अदर क्लास, सो वी आर एक्सटेंडिंग दिस क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम है इसको भी तो बता सकते हो। You have any other class? Okay, cool. So first we should solve, we should identify what we are, what do we need to find. करना क्या है पहले ये तो पता करें, करना क्या है, करना ये सिग्मा सॉल्व है। Now how does this sigma behave? I'm going to tell you how does this sigma behave. आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास स्टैट्स में, बट सर्टेनली वो बिल्कुल सिग्मा नहीं था जो अभी सिग्मा पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी सिग्मा पढ़ा नहीं, आपको बस थोड़ी बहुत बातें पता है सिग्मा के बारे में। सबसे पहले तो सिग्मा समझ लीजिए, हाउ इज दिस सिग्मा, हाउ डज सिग्मा वर्क। सिग्मा का काम है समेशन, सिग्मा का काम है प्लस का साइन पुट करना, आप ऐसे समझ सकते हैं। दिस विल पुट अ प्लस साइन। कैसे प्लस साइन पुट करेगा, ये जो नीचे कुछ लिखा होगा जिसकी वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक दी हुई है, ये होगा वेरिएबल ऑफ सिग्मा। जो यहाँ पे लिखा होगा ये होगी लोअर लिमिट ऑफ वेरिएबल, और जो ऊपर होगा वो होगी अपर लिमिट ऑफ वेरिएबल। नाउ कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये जो वेरिएबल है इसको हम आइटरेट कर रहे होंगे। नाउ अगेन व्हाट डज आइटरेशन मीन इज कि we will start putting the value of r from the lower limit and we will keep doing this until we reach upper limit. सबसे पहले हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। कहां पे पुट करेंगे, ये जो अंदर कुछ जो भी फंक्शन दिया गया हो, लेट्स से आपने r को 1 पुट करा तो ये बना f1। जैसे जैसे आप r की एक एक वैल्यूज आइटरेट करते जाएंगे, बीच में प्लस साइन पुट करता जाएगा सर। अब आप r की दूसरी वैल्यू पे गए, r की वैल्यू दूसरी है 2, तो r की जगह आ जाएगा 2 f2, और फिर सिग्मा अपना काम करेगा, फिर एक बार ऐड कर देगा। फिर आप r की तीसरी वैल्यू रखेंगे f3, फिर सिग्मा अपना काम करेगा। यही चीज चलते चलते अपर लिमिट तक जाएगी, which is n in this case, fn. So we actually need to find out f1 plus f2 plus f3 up to the summation fn. ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे यार, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज f2, व्हाट इज f3, व्हाट इज f4, व्हाट इज fn। f1 हमें पता है 7 है, तो दूसरा काम आता है अब इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज कर सकते हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैन वी फाइंड आउट f2, f3, f4 फ्रॉम हियर? बताओ, क्या f2 फाइंड आउट कर सकते हो आप? कैसे? अगर f2 फाइंड आउट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी x और y की, इस तरीके से कि f2 फाइंड आउट करना।
कैन यू टेल मी कि क्या पुट करना चाहिए मैं x को और y को? हमजा बताएगा x और y को क्या पुट करें कि f2 बन जाए। पहले चल लेफ्ट हैंड साइड पे f2 बन। जैसे कि x और y को 2 और 0 पुट कर सकते हैं। If we put x2 y0, so 2 plus 0 is 2. So left hand side will become f2. Right hand side will become in that case f2 plus f0. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? f1 हमारे पास था ऑलरेडी। अगर हम f1 को यूज करते हुए f2 निकाले तो मतलब तरीका तो यही होना चाहिए। क्या पुट करें x और y को? यशिका सर दोनों को 1 पुट कर देंगे। दोनों को 1 पुट कर सकते हैं। So if we put x and y both 1, so this would become f2 is equals to, this would become f1 plus f1, यानी कि twice of f1। अब f1 की वैल्यू पुट करके मैं f2 को निकाल सकता हूँ, जिसका आंसर 14 आएगा, नो डाउट। बट एक बार देख लो, चलो मैं इसको 14 भी लिख देता हूँ, पर मैं आपको और भी निकाल के दिखाना चाहता हूँ। मान लो मुझे f3 निकालना है, तो f3 के लिए अब एक वैल्यू को 2 पुट कर दो, एक को 1, तो f3 हो जाएगा f2 प्लस f1। f1 आपके पास ऑलरेडी था 7, f2 की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली है 2f1 आ रही है, यानी कि क्या ये 3f1 नहीं होगी? f3 की वैल्यू 3f1। लेट्स फाइंड आउट f4। f4 के लिए आप x को 3, y को 1 पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा f3 प्लस f1। f3 3f1 था, तो 3f1 प्लस f1 जब ऐड करूंगा तो f4 बन गया 4 टाइम्स f1। सिमिलरली f5 क्या बन जाएगा? 5 टाइम्स f1, कि 4 ही और एक और f1 जुड़ेगा। ऐसे चलते चलते fn क्या बन जाएगा? n टाइम्स f1। तो आपको जो गिवन सीरीज का सम निकालना था, वो सीरीज थी क्या? वो सीरीज ये थी, देखो, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n एफ आर। जब मैं इसको लिखूंगा तो पिछली बार मैंने आपको ये एक्सपेंड करके दिखाई, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पहली वैल्यू f1 ही छोड़ दी, f2 को ट्वाइस ऑफ f1 लिख दिया, f3 को थ्राइस ऑफ f1 लिख दिया, चलते चलते fn को n टाइम्स f1 लिख दिया। f1 सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, चलते चलते अप टू n। फॉर्मूला था ये 10th क्लास में, यहाँ पे पढ़ो, फॉर्मूला था ये 10th क्लास में, n इंटू n प्लस 1/2। f1 की वैल्यू है 7, इन सब का सम एपी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये एक एपी का सम निकाल रहा है, नहीं तो ये तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n इंटू n प्लस 1/2। जो आप हमसे निकलवा रहे हैं उसका आंसर होना चाहिए था 7n इंटू n प्लस 1/2। पहले हमने देखा क्या निकालना है, then we used this functional equation with the given information to find out f2, f3, f4 up to fn। तब हमने सम निकाला इसका। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। और आपका कोई भी डाउट है और भी एक्स्ट्रा तो आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि आज ही चैप्टर खत्म हुआ है, तो हमारे पास अभी है विंडो। Don't want to ask anything. It is not supposedly, it shouldn't be supposedly relations and functions only. Can be anything. If you are facing any doubt. Yes.
Okay, in that case, everybody done with the question? अब यार क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, आपके पास चॉइस है, 2 चैप्टर्स हैं, कोई भी हम पढ़ सकते हैं, कैन स्टार्ट एनी वन. सो लिमिट्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज. मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप ही लोग बता दो मेरे को. यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपसे पूछ लूंगा अभी कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ दोनों चैप्टर्स के बारे में. तो अभी हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ के आए, which is related to okay Sidra, noted, which is related to calculus, and limits is also a topic of calculus only. Calculus के 2 ही टॉपिक है हमारे 11th क्लास में. फर्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शन, पर्टिकुलरली फंक्शन, और फंक्शंस पे ही हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं. सारी चीजें कैलकुलस के अंदर फंक्शंस पे होती हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फंक्शन टू अंडरस्टैंड कैलकुलस. अगर आप कैलकुलस समझना चाहते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फंक्शन. इसीलिए आपको पहले फंक्शंस पढ़ाया गया. तो लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस का है, सो इट विल बी रिलेटेड टू फंक्शंस, वेरी मच रिलेटेड टू फंक्शंस. और सीक्वेंस एंड सीरीज इज अ चैप्टर फॉर अलजेब्रा. लाइट चैप्टर है, काफी प्यारा सा चैप्टर है, आसान सा, बहुत बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं, बट बहुत टफ भी नहीं है, और क्वेश्चंस करने में मजा आता है. स्कोरिंग चैप्टर होता है, मोस्टली हमें पूरे मार्क्स दिला के जाता है जेईई. लाइक अलजेब्रा तो पूरा ही स्कोरिंग ही है. तो अगर आप कुछ हैवी नहीं, बहुत लाइट लाइट पढ़ना चाहते हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज इज अ चैप्टर व्हिच इज प्रीटी फन. और अगर आप ये है कि नहीं फंक्शंस हमें समझ आया अच्छे से एंड वी वांट टू कंटिन्यू फंक्शंस की ही चीज जैसी चीजें, कैलकुलस, तो लिमिट्स. हाँ जी, हमजा और यशिका भी मेरे को चैट पे भेज सकते हैं, क्या चाहते हैं. Which chapter should we start next? Cool. Cool. सभी लोग चाहते हैं लिमिट शुरू करें, तो बेस्ट है लिमिट से शुरू करना चाहिए. ऑल्सो आज